नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूनिमार्क क्लासेस पर। आपके लिए जो हमने इग्नू के स्पेशल क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है, उसी सीरीज के अंदर आज एक नया चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, या कह सकते हैं नया सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि क्या है, MPS 008 यानी कि स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया यानी कि भारतीय राज्यों में राजनीति किस प्रकार से होती है। ठीक है, जैसे भारत के अंदर बहुत सारे राज्य हैं, आपको पता ही है ना। तो भारत क्योंकि बहुत बड़ा देश है, हमारी जो राजनीति है वो कई तरह से प्रभावित होती है। कुछ मुद्दे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, जिसको हमने इंडिया एंड द वर्ल्ड चैप्टर के अंदर जब हमने पढ़ी थी तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स कवर किए थे। ऐसे ही बहुत सारे देश के क्या होते हैं, इंटरनल इश्यूज भी होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन ऊपर ऊपर से एक इतनी नॉलेज लेंगे इस वीडियो की, मतलब इस सब्जेक्ट के बारे में, कि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आप फेस करेंगे तो उसका आपको आंसर आता होगा। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको इतनी नॉलेज तो गेन कर पाएंगे आप, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप उसके अंदर आंसर लिखने के योग्य हो पाएंगे। ठीक है, और बाकी इसके जो कई सारे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसका PDF बना करके इंग्लिश मीडियम में भी हिंदी मीडियम में भी दोनों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, फटाफट जाके डाउनलोड कर लीजिए। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करते जाना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के। स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। सबसे पहले जो स्टेट है ना, ये वर्ड ही अपने आप में बहुत कंफ्यूजिंग है। जो लोग पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, जो लोग भी पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, आप किसी और विद्यार्थी से पूछोगे तो कहेगा स्टेट का मतलब तो हाँ यही यूपी, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, असम, गुजरात। लेकिन पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी के लिए स्टेट का मतलब ही थोड़ा अलग होता है। एक्चुअली में पॉलिटिकल साइंस के अंदर स्टेट हम बोलते हैं नेशन को। स्टेट हम किसे बोलते हैं? नेशन को बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई नेशन आपका क्या है, तो आप कहोगे मेरा नेशन इंडिया है, और जो मेरा स्टेट है वो XYZ, को दिल्ली से दिल्ली बोलेगा, यूपी से यूपी बोलेगा। लेकिन इंटरनेशनल सिनेरियो में स्टेट का मतलब हमारे लिए हो जाएगा क्या? इंडिया। और नेशन का मतलब हो जाएगा यूपी या बिहार। ठीक है, तो एक्चुअली में जिसको हम लोग स्टेट कहते हैं इंडिया में, उसे इंटरनेशनली क्या कहा? नेशन कहा जाता है। पहले इस बात को समझना है पहले तो अपने को। अब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसको कि ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमको इंडिया के अंदर की बातें सीखनी है इसके अंदर। ठीक है, जब इंडिया के अंदर की बातें हम सीखते हैं, सबसे पहले इंडियन स्टेट्स के बारे में बात करते हैं कि जब देश आजाद हुआ, ठीक है, जब देश हमारा आजाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, तो क्या आजादी के टाइम पे देशों की व्यवस्था ऐसी थी, राज्यों की व्यवस्थाएं ऐसी थी जैसी आज की है? हमें दिखता है कि दिल्ली है तो यूपी है, बिहार है, ऐसा नहीं था। एक्चुअली में जब देश आजाद हुआ था ना, तब हमारे यहाँ पे जो स्टेट थे, स्टेट की 4 कैटेगरी हुआ करती थी। कुछ स्टेट होते थे A, कुछ होते थे B, कुछ होते थे C, और कुछ होते थे D। ठीक है, इस तरह कैटेगरी में हमारे स्टेट डिवाइड थे। बोलते भाई A कैटेगरी के स्टेट ये वाले हैं, B कैटेगरी के स्टेट ये वाले हैं, ऐसे कैटेगरी वाइज स्टेट बटे हुए थे। लेकिन क्या हुआ, समय बीतने के साथ साथ, क्योंकि भारत के अंदर इतनी डाइवर्सिटी थी, हर स्टेट का अपना कल्चर, तो सबने धीरे धीरे अपने डिमांड करनी शुरू कर दी। और डिमांड किस बात की करनी शुरू की? कि हमको लैंग्वेज के बेस पे स्टेट चाहिए। कैसा स्टेट चाहिए? लैंग्वेज के बेस पे। हमको चाहिए लैंग्वेज बेस स्टेट। भाषा के आधार पर राज्य चाहिए। ठीक है, तो जब भाषा के आधार पर राज्य चाहिए, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड इंडिया में बढ़ने लग जाती है। अब इंडिया में जब डिमांड बढ़ने लग गई तो उससे क्या हुआ? उससे हुआ ये कि एक कमेटी बनी, 1948 में ही कमेटी बन गई थी। इस कमेटी का नाम था JVP। क्या नाम था इस कमेटी का? JVP। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 लोगों ने क्या किया? एक JVP कमेटी बनाई। और इस कमेटी ने इस बात की जांच करनी शुरू की, क्या लैंग्वेज के आधार पे, भाषा के आधार पे राज्य बनाए जाने चाहिए कि नहीं बनाए जाने चाहिए। ठीक है, तो बाद में जब इनकी रिपोर्ट आई, इनकी जैसे ही रिपोर्ट आई 1950s के अंदर, तो इन्होंने इस लैंग्वेज बेस्ड स्टेट
ये जो अपना था लैंग्वेज बेस स्टेट, इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, इन्होंने मना कर दिया, कह दिया नहीं भाई भाषा के आधार पर राज्य नहीं बन सकते। उसका कारण था एक्चुअली में जब देश आजाद हुआ तभी बंटवारा भी हुआ था, साथ साथ में हिंदू अलग मुसलमान अलग, बहुत माहौल खराब था उस वक्त देश का। तो ये जो नेता थे जिन्होंने आजादी की लड़ाइयां लड़ी थी, इन लोगों ने एक बंटवारे का असर देखा था। इन्हें पता लगा था कि धर्म के नाम पे जरा सी सीटें वीटें बनाई अंग्रेजों ने, तो आज हिंदू मुसलमान के नाम पे दो देश बन गए। कहीं ऐसा ना हो कि आज अगर हम भाषा के नाम पे कोई राज्य बना दें तो ये देश टुकड़ों में बंट जाए। तो उनका एक मकसद था कि देश को इकट्ठा किया जाए। तो इसीलिए इस कमेटी ने क्या किया, इस कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया, जेवीपी कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया कि हाँ भाई भाषा के आधार पर कोई राज्य नहीं बनना चाहिए। अब जब उन्होंने कह दिया कोई राज्य नहीं बनना चाहिए तो क्या हुआ, अब यहां पर आंध्र प्रदेश में एक लीडर थे, आंध्र प्रदेश में एक गांधीवादी नेता थे, उनका नाम था श्री पोटी रामुलु। श्री पोटी रामुलु जी ने क्या किया, जब उन्हें पता लग गया कि भाई सरकार ने मना कर दिया, कि इन्होंने की अलग भाषा की मांग की थी कि भाई तेलुगु भाषा वालों के लिए अलग राष्ट्र चाहिए, राष्ट्र कह रहा हूं मतलब राज्य चाहिए अलग से। तो श्री पोटी रामुलु जी अनशन पे बैठ गए। अनशन पे जब बैठ गए तो बैठे रहे, 50 दिन तक अनशन पे रहा बंदा, 50 दिन तक ये अनशन पे रहे। और जब 50 दिन तक ये अनशन पे रहे तो क्या हुआ, 51वें दिन इनकी डेथ हो गई। ठीक है, इनकी डेथ होते ही क्या हुआ, आंध्र प्रदेश में दंगे होने लग गए, बहुत भयंकर दंगे होंगे हुए। अब जब दंगे वंगे बहुत ज्यादा हुए तो फिर सरकार को मजबूर होकर क्या करना पड़ा, आंध्र प्रदेश नाम का स्टेट बनाना पड़ा। और इस तरह से 1953 में भाषा के आधार पे भारत में पहला स्टेट बना जिसको आंध्र प्रदेश कहा गया, जिसे क्या कहा गया, जिसे आंध्र प्रदेश कहा गया। ठीक है, अब जब एक स्टेट बन गया तो बाकी लोगों ने भी डिमांड पकड़नी शुरू कर दी, भाई आपने एक स्टेट बनाया तो आपको बाकी स्टेट भी बनाने पड़ जाएंगे। तो बाकी स्टेट भी बनाने पड़ जाएंगे, इसलिए क्या किया कि 1953 के अंदर ही, 1953 के अंदर ही सरकार ने एक और कमेटी बनाई। इस कमेटी का नाम था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। अब फजल अली आयोग के अंदर एक चीफ जस्टिस फजल अली तो थे ही, इनके साथ दो लोग और भी थे जिनका नाम था पणिक्कर और कुंजरू। ठीक है, पणिक्कर और कुंजरू दो लोग भी थे फजल अली कमीशन के अंदर। फजल अली कमीशन ने क्या किया, फिर 3 साल के बाद अपनी रिपोर्ट्स पूरा रिसर्च करके 3 साल के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिपोर्ट दी अपनी। तो इनकी रिपोर्ट आई 1956 में। कब रिपोर्ट आई, 1956 में। और इन्होंने कहा कि यस, लैंग्वेज के बेस पे स्टेट होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने जो लैंग्वेज बेस स्टेट है, लैंग्वेज बेस जो स्टेट की डिमांड है उस पर एग्री कर गए और उन्होंने मान लिया कि हाँ ठीक है ये स्टेट हो जाना चाहिए। फायदे बताए इसके कई सारे, लेकिन उन्होंने एक चीज मना भी की साथ साथ, लैंग्वेज बेस्ड स्टेट तो आप बनाओ ये ठीक है, जैसे आपने मराठी लोगों के लिए महाराष्ट्र बना दिया, गुजराती लोगों के लिए गुजरात बना दिया, किसी भी लैंग्वेज के लिए कुछ स्टेट बना दिया, लेकिन ऐसा ना हो कि वहां पर वन नेशन या वन स्टेट वन लैंग्वेज की पॉलिसी मना कर दी। इन्होंने कहा नेशन लैंग्वेज बेस्ड स्टेट बनना चाहिए, लेकिन वन स्टेट वन लैंग्वेज, इस कॉन्सेप्ट को मना कर दिया गया। कहा गया कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज नहीं होनी चाहिए, आप लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बना सकते हो। उन्होंने कहा फायदे होंगे उसके बहुत सारे। देखो अब जो कि लैंग्वेज, अब उस वक्त भारत में ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरे हिंदुस्तान में संभालना है। ठीक है, अब मान लो आपने यूपी का आईएएस ऑफिसर बना दिया, वो चला जाएगा तमिलनाडु में जॉब करने के लिए, तो कैसे वो काम करेगा वहां पर, वो ना भाषा समझ पाएगा, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। जब लोगों से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा तो वहां के लिए काम कैसे करेगा। तो उन्होंने बताया कि देखो पहली बात तो जब भाषा के आधार पर स्टेट बन जाएंगे तो इससे देश में टूटेगा नहीं बल्कि यूनिटी आएगी, एकता आएगी इससे, पहली बात तो। दूसरी बात यह, एडमिनिस्ट्रेशन संभालना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी के बाद एडमिनिस्ट्रेशन संचालन बहुत इजी बन जाएगा। और ये बिल्कुल सही बात हुई। एक्चुअली में इन्होंने कहा था कि 16 स्टेट बनाओ, कम से कम 16 स्टेट, लेकिन फिर भारत सरकार ने 14 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरी बना दी थी उसके बाद। ठीक है, तो फजल अली आयोग के बाद इस तरह से क्या हुआ, फिर इंडिया में कई सारे स्टेट्स बने उसके बाद। ठीक है, एक के बाद एक स्टेट बनते चले गए, आसाम से अलग हो गए,
सिक्किम अलग स्टेट बन रहा है, फिर मणिपुर, मिजोरम, ऐसे महाराष्ट्र से अलग होकर गुजरात बन गया, पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना, फिर अलग होकर के हिमाचल प्रदेश बना। बहुत सारे स्टेट्स जो इस तरह से अलग अलग बनते चले गए, ठीक है। तो ये इंडिया के अंदर स्टेट्स के पैदा होने की कहानी थी कि इंडिया में स्टेट्स इस तरह से पैदा हुए। लास्ट स्टेट इंडिया में जो बना है वो आपको पता ही है कि तेलंगाना है, ठीक है। और लास्ट यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख थी, वो फिलहाल तो डाल दी गई है यूनियन टेरिटरी की लिस्ट में, पहले वो स्टेट थे। अब सवाल पैदा होता है कि जब ये स्टेट्स बने तो इसका क्या प्रभाव पड़ा भारतीय राजनीति के ऊपर, इसी को इस सब्जेक्ट के अंदर बेसिकली पढ़ना है, ठीक है। जब एक बार स्टेट बन गया, अब भारत में स्टेट बने तो किस बेसिस पे थे? बने थे इस बेसिस के ऊपर कि भाई लैंग्वेज के बेस पे, ठीक है। लेकिन कोई भी स्टेट ऐसा नहीं था कि वहां पे कंप्लीटली एक ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, है ना। जैसे अब यूपी के अंदर मुझे लगता है 20-22 भाषाएं होंगी यूपी के अंदर अंदर ही अकेले अकेले, ठीक है। हर कदम कदम पे भाषा बदल जाएगी। बिहार इतना बड़ा स्टेट है, कई भाषाएं हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर एक ही प्रकार की भाषा है। अब पूरे महाराष्ट्र के अंदर केवल मराठी बोलने वाले लोग तो है नहीं, वहां पे और तरह की भाषाएं बोलने वाले लोग भी हैं, ठीक है। अब जो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, जब उनसे अलग कोई व्यक्ति वहां पर आता है तो क्या होता है, कई बार उस पर भेदभाव होने लग जाता है, ठीक है। जैसे आपने कई बार देखा होगा महाराष्ट्र में यूपी बिहार लोगों के साथ कुछ ना कुछ ऐसा भेदभावपूर्ण बयान आता रहता है। आप देखोगे कि कई बार साउथ इंडिया में इस प्रकार के डिमांड उठने लग जाते कि ये नॉर्थ वाले हैं, ये तो हमारा ऐसा, हम नॉर्थ वाले वो साउथ वाले, भेदभाव की खबरें आती रहती हैं, मतलब देश भर में इंपॉर्टेंट है। और इसने क्या किया, इंडियन पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, क्योंकि भारत में क्या है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र, और भारत का लोकतंत्र किस प्रिंसिपल पे चलता है, 1 पर्सन 1 वोट, ठीक है। तो अगर एक कोई स्टेट है वो कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज बेस्ड स्टेट है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वहां पर वही लोग तोपची हैं, जो दूसरे वाले जो नॉन उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनके वोट की भी वही वैल्यू है जो दूसरे वोट की है। इससे पॉलिटिक्स बहुत प्रभावित हुई। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ, शुरू में जब देश आजाद हुआ तो 1947 से लेकर के समझ लो आप लगभग लगभग 90s तक कांग्रेस का आसपास दबदबा रहा इस पूरे दौर में। अगर एक बीच में इमरजेंसी निकाल दिया तो कांग्रेस का दबदबा रहा था। 1984 में फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट बन गई थी। लेकिन उसके बाद 1990s में कई सारी रीजनल पार्टीज बनने लग गई। 1990s में क्या हुआ, रीजनल पार्टीज बनने लग गई, कई सारी रीजनल पार्टी आ गई। और रीजनल पार्टीज जो है ये आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स करने लग गई। किसकी पॉलिटिक्स करने लग गई, ये लोग आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स करने लग गई। आइडेंटिटी यानी कि पहचान की राजनीति। अब ये पहचान कई तरह की हो सकती है, किसी की भी पहचान किसी भी तरह की हो सकती है। जब पहचान की राजनीति होने लग गई तो पहचान में आ गए अपने, ऐसे मान लो क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र पहचान बन सकता है, इसका एक फैक्टर जाति बन सकती है, लिंग बन सकता है और धर्म बन सकता है। तो जैसे जैसे स्टेट बनते गए तो स्टेट के अंदर रीजनल पार्टियां आई और रीजनल पार्टियां इसको अपना आइडेंटिफिकेशन बनाने लग गई। जैसे कि आप देख सकते हो कि 1980 में बीजेपी बनी तो बीजेपी ने रिलीजन को अपना आधार बनाया कि ठीक है कि लाइक हम इस स्पेसिफिक रिलीजन के लिए भाई हम डेडिकेटेड हैं, काम भले सबके लिए करेंगे लेकिन इसके लिए डेडिकेटेड है। ऐसे हैदराबाद में आप देखोगे तो भाई वहाँ पर भी एक AIMIM करके पार्टी है। असम में एक वैसी ही पार्टी AIUDF है। तो इस तरह की पार्टियां बनने लग गई। कुछ पार्टियां जाति के बेस से बनने लग गई, जैसे आप बिहार में देख लोगे तो एक पार्टी है RJD, ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल, कंप्लीट एक जाति की पार्टी, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे कि यूपी के अंदर है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कंप्लीटली ये लोग कास्ट पॉलिटिक्स करते हैं, ठीक है। तो इस किस्म की पॉलिटिक्स जो है वो स्टेट्स के अंदर मतलब इंडिया के अंदर बड़ी फेमस होने लग गई। तो इन सारी चीजों को समझते हुए क्षेत्र के ऊपर ही बात करने लग गए कई बार। ऐसे आपको पता है आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू ने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया कि तेलंगाना नाम का हमको अलग स्टेट चाहिए, कि हम लोग अलग हैं, हमको तेलंगाना नाम का अलग स्टेट चाहिए। यूपी के अंदर बहुत मूवमेंट हुए थे कि यूपी से अलग करके उत्तराखंड को एक अलग स्टेट बनाया जाए। तो इस किस्म से क्या होता है, छोटे छोटे ग्रुप बनने लग गए और पॉलिटिक्स इस तरह से अफेक्ट होने लग गई, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड कई सारे छोटे मोटे क्वेश्चन जो हैं धीरे धीरे आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब मैं 2-4 बातें आपको बता देता हूं, जैसे कि हम एक एक टॉपिक करके बात करें। कास्ट, अगर मैं जाति की बात करूं सबसे पहले तो कास्ट एक्चुअली में ये बहुत पुरानी व्यवस्था है, बहुत पुरानी व्यवस्था।
भारत में कोई कितना आप कुछ मना करे ऐसा है वैसा है, लेकिन नहीं, जाति भारत का सच है, ठीक है। भारत का समाज एक जाति आधारित समाज रहा है, ठीक है। पुराने समय में ये व्यवस्था का रूप धारण कर चुका था, अंग्रेजों ने इसमें बदलाव किया करके। उसके बाद जो भारतीय के अंदर कई सारे सुधारक भी आए, समाज सुधारक आए, कई सारे क्रांतिकारी आए जिन्होंने इनके लिए काम किया। जैसे कि आप जाति व्यवस्था के ऊपर काम करने वाले कई सारे समाज सुधारक थे, जैसे मान के चलिए महात्मा गांधी थे, BR अम्बेडकर थे, ठीक है, और सावरकर थे, वीर सावरकर कहते हैं उनको लोग, ठीक है। स्वामी श्रद्धानंद जी थे, इसके अलावा आपको ज्योतिबा फुले का नाम आपने सुना होगा, ज्योतिबा फुले की पत्नी थी सावित्री बाई फुले, ठीक है। तो ये सारे नाम आपको, दो नाम आपको इंपॉर्टेंट पता होने चाहिए, महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर। इन्होंने जातीय व्यवस्था के ऊपर किस तरह सुधार करने का प्रयास किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन इनका बहुत ज्यादा पूछा था, क्योंकि इनमें बहुत ना कॉन्फ्लिक्ट रहा था। पहली बात तो दोनों एक ही एरा के थे, ठीक है, एक ही समय के लोग हैं। उसके अलावा इनके विचारों में बिल्कुल एकदम एक ही काम करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग था, ठीक है। कई बार एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं जाति व्यवस्था पे जो अंबेडकर जी के विचार थे या फिर महात्मा गांधी के जो विचार थे, इनका अवलोकन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, समीक्षात्मक आलोचना कीजिए, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए इन दोनों ने किया क्या था एक्चुअली में, ठीक है। अब देखिए जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी जी के काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग था। महात्मा गांधी क्या चाहते थे, महात्मा गांधी दरअसल में उन्होंने दलितों के लिए जो काम किया, उन्होंने एक नाम दिया हरिजन, उन्होंने एक शब्द क्या दिया, हरिजन, ठीक है। दूसरी बात, महात्मा गांधी जाति व्यवस्था के पक्ष में थे, महात्मा गांधी जाति व्यवस्था के पक्ष में थे, बनाए रखना चाहते थे। एक्चुअली में महात्मा गांधी क्या कहते थे, महात्मा गांधी का मानना यह था कि जाति बुरी नहीं है, लोगों की मानसिकता बुरी है। एक्चुअली में कोई इंसान सोचता है कि मैं एक ऊंची जाति में पैदा हो गया हूं तो बड़ा श्रेष्ठ हो गया हूं, कोई नीची जाति में पैदा हो गया तो वो इससे हीन भावना से देखा जाता था। तो महात्मा गांधी ने कहा जाति में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाति व्यवस्था तो समाज में बनी रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे भारत आर्थिक व्यवस्था बनी रहेगी, ऐसा उनका मानना था। लेकिन उन्होंने कहा लोगों का नजरिया बदलना चाहिए, इसलिए उन्होंने जो दलित लोग थे उस समय के, जो पिछड़े हुए लोग थे, उनके लिए एक शब्द यूज किया हरिजन। हरिजन का मतलब था हरि चाहिए जन, यानी कि भगवान की संतानें हैं ये लोग, ऐसा कहा गया उनको, ठीक है। मतलब महात्मा गांधी ने ये शब्द दिया। हरिजन नाम का एक अखबार भी निकाल चलाते थे। BR अम्बेडकर की व्यवस्था बिल्कुल इससे अपोजिट थी भाई। BR अम्बेडकर जी ने क्या कहा, BR अम्बेडकर जी ने कहा कि बात ऐसी है कि ये जो जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था इसे खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, इसे खत्म करना पड़ेगा। उन्होंने कहा जातियां खत्म करने से काम चलेगा, बना करके इज्जत बनाने से कुछ नहीं होने वाला। इन्होंने कहा जाति व्यवस्था खत्म करनी पड़ेगी, ठीक है। और एक कोई हरिजन जैसे शब्द मानते ही नहीं थे इन सब बातों को, ठीक है। इन्होंने कहा जाति व्यवस्था खत्म करनी पड़ेगी। जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जाति व्यवस्था खत्म कैसे होगी। इन्होंने कहा जो पिछड़े हुए लोग हैं वो दरअसल में सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, तो उनके लिए एक व्यवस्था की गई, जिस व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, आरक्षण बोलते हैं। क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं आरक्षण कहते हैं उस चीज को, ठीक है। आरक्षण दिया है, किसने दिया, भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। अब जब आरक्षण देने के बाद इस किस्म से कई सारी व्यवस्थाएं भीमराव अंबेडकर जी ने की। मतलब आप बेसिक समझ गए दोनों के बीच में अंतर क्या था। महात्मा गांधी क्या, दोनों ही दलितों का उत्थान चाहते थे कि ऊपर आए, लेकिन महात्मा गांधी चाहते थे कि जो ऊंची जाति के लोग हैं, जब तक ये मन से सम्मान करना नहीं सीखेंगे उनका, तब तक आप कोई भी व्यवस्था ला करके इनको बदल नहीं सकते। लेकिन जो भीमराव अंबेडकर जी की व्यवस्था थी वो कैसी व्यवस्था थी, वो व्यवस्था ऐसी थी कि वो चाहते थे कि फोर्सफुली ये काम किया जाए, ये काम शक्ति के बल पे किया जाए, और शक्ति के बल पर जब किया जाएगा, आरक्षण देने से क्या होगा, आरक्षण देने से जो दबी कुचली जो जनता है, जो जनता पिछड़ी हुई है इस वक्त, उसका समाज में
आर्थिक उत्थान भी होगा, और एक बार जब आर्थिक उत्थान हो जाएगा सामाजिक उत्थान भी हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूंजीवाद के बहुत बड़े समर्थक थे। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए क्या बोलते हैं, एक तो आरक्षण बहुत जरूरी है और दूसरा क्या जरूरी है, पूंजीवाद बहुत जरूरी है। और देखिए दोनों अपनी चीजों से कैसे रिलेटेड है। हरिजन नाम दिया महात्मा गांधी ने और हरिजन नाम का एक न्यूज़पेपर चलाते थे वो, और भीमराव अंबेडकर ने कहा जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने एक बुक भी लिखी, उस बुक का नाम था द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, तो ये सब बातें आप बताओगे एग्जाम में तो अच्छा इंपैक्ट पड़ जाएगा टीचर के ऊपर। ठीक है, और आपको नंबर भी ठीक ठाक मिल जाएंगे। गांधी जी और अंबेडकर इन दोनों को लेकर के पूना पैक्ट में लड़ाई भी हुई थी, पूना पैक्ट। ठीक है, पूना पैक्ट दरअसल में अंग्रेजों से क्या हुआ कि महात्मा गांधी जब अंग्रेज हिंदुस्तान के लिए बना रहे थे संविधान, तो महात्मा गांधी जाके मिलते थे, तो महात्मा गांधी कांग्रेस एक हिंदुओं का नेतृत्व कर रही थी एक्चुअली में उस टाइम, मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों का नेतृत्व कर रहे थे, भीमराव अंबेडकर वहां पे दलितों का नेतृत्व कर रहे थे। तो वहां पर एक बातचीत चली और ऐसा बताया गया कि भाई कुछ सीटें दलितों के लिए रिजर्व की जाएगी। ठीक है, जो पिछड़े समाज से आने वाले लोग हैं उनके लिए क्या की जाएगी, रिजर्व कर दी जाएगी। अब जो पिछड़े समाज से आने वाले लोग थे, जब सीट उनके लिए रिजर्व की जाएगी, तो भीमराव अंबेडकर ने यहाँ पर यह कहा कि जो सीट पिछड़े समाज के लिए रिजर्व है वहां पर वोट भी केवल पिछड़े समाज के लोग ही डालेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी इसी बात पे भाई हो गए नाराज, बोले ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, हम आपकी ये बात मानते हैं कि भाई कि पिछड़े समाज के लिए कुछ सीटें रिजर्व किया ताकि उनका नेतृत्व निकल करके आ पाए, लेकिन ये बात बिल्कुल अमान्य मानी गई कि हाँ भाई कि सिर्फ वही वोट ही डाला करेंगे, वोट सभी लोग डाल देंगे वहां पर। बाद में जब अंबेडकर जी ने बात मानी नहीं तो फिर महात्मा गांधी जी गोलमेज सम्मेलन से उठ करके आ गए और अनशन पे बैठ गए सीधा आकर के। ठीक है, अनशन पे बैठ गए तो सब लोग बड़ा पीछे पड़े भाई, भीमराव अंबेडकर के बिल्कुल घर ऑफिस को घेर लिया अच्छे से कि महात्मा गांधी की बात मानो, चल के उनसे बात करो। फाइनली भीमराव अंबेडकर को आना पड़ा और महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर दोनों के बीच में समझौता हुआ। उसी समझौते को हम लोग क्या कहते हैं, पूना पैक्ट कहते हैं, याद रखना इस बात को। ठीक है, तो ये तो हो गई कुछ कुछ बातें ऐसी, जाति व्यवस्था के ऊपर बातें हो गई, जाति व्यवस्था के बारे में बातें। अच्छा, इस जाति व्यवस्था ने और भी खतरनाक रूप ले लिया 1990 तक आते आते। 1990 आते आते तक क्या हुआ, अभी तक तो एक एससी और एसटी कम्युनिकेशन का मतलब तरीका ही चल रहा था। 1990 आते आते तक यहां पर मंडल की राजनीति आ गई। क्या राजनीति आ गई, मंडल की राजनीति आ गई। मंडल की राजनीति ने क्या किया भाई, एक नया समूह खड़ा कर दिया। मंडल ने कहा कि भाई एक समूह ओबीसी भी है, ओबीसी बोले तो अदर बैकवर्ड क्लासेस भी हैं। ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस भी है। रामनंदन आयोग बना इसके ऊपर। ठीक है, उसने अपनी कमेटी की रिपोर्ट वगैरह दी, तो मंडल कमीशन जो थी उनकी रिपोर्ट आई और ओबीसी को क्या किया गया 1990s में 27% रिजर्वेशन दे दिया गया, किसमें, स्कूल में, कॉलेजेस में, गवर्नमेंट जॉब में भी। इस तरह से जो जाति की राजनीति थी ना वो और ज्यादा गहरी होने लग गई। 1990 कहने के बाद बता रहा हूं आपको, 1990 के बाद जाति की राजनीति और ज्यादा गहरी होने लग गई भारत के अंदर। ठीक है, जैसे आपको आजकल ही पॉलिटिक्स दिखती होगी, पॉलिटिशियंस भाई इस एरिया में इस जाति का टिकट होना चाहिए। जब वो मंत्री बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं, अच्छा कहीं ये वाली जाति बुरा ना मान जाए, एक मंत्री इस जाति का होना चाहिए, एक मंत्री इस जाति का होना चाहिए, है ना। तो ये जाति का खेल जो है हिंदुस्तान में और गहराई से जाता रहा धीरे धीरे। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है कि जब हम राजनीति स्टेट द्वारा स्टेट की पॉलिटिक्स पे लेकर के आते हैं तो राजनीति से आप रिलेटेड इतनी बातें अगर आपको पता होंगी तो आप कुछ ना कुछ वहां पे आंसर लिख ही दोगे, है ना। अब सवाल दोबारा लेकर के आते हैं स्टेट पॉलिटिक्स के ऊपर, राज्य और स्टेट और इंडिया, इंडिया के स्टेट और इंडिया, इनके बीच में आपस में रिलेशन क्या है। जब धीरे धीरे राज्य बनने लग गए देखो होता क्या था ना, शुरू में तो कांग्रेस की सरकार थी भाई, सेंटर में कांग्रेस की सरकार, स्टेट में कांग्रेस की सरकार, तो दोनों जगह जब सरकार से में तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो समय बीतने से क्या हुआ, समय बीतने के साथ साथ सरकारें बदली। स्टेट में सरकार, स्टेट के अंदर कोई क्षेत्रीय दल आ गया, क्षेत्रीय दल आया तो क्या हुआ, उसने कुछ अपनी अलग डिमांड करनी शुरू कर दी। तो अब सेंटर में कोई और सरकार, कई बार आप देखोगे सेंटर में जहां कोई और सरकार होती है और राज्य में कोई और सरकार रहती है तो लड़ाई झगड़ा होता रहता है हिसाब किताब में। और संविधान बनाने वालों को बात पता थी कि भाई ऐसा लड़ाई झगड़ा होगा ही होगा, इसलिए हमारा जो संविधान है केंद्र राज्य संबंधियों के लिए 3 सूचियां बनाता है। बेसिकली उसने 3 सूची बनाई है। एक होती है संघ सूची,
क्या होती है? संघ सूची। एक होती है राज्य की सूची और एक होती है समवर्ती सूची। ठीक है, इंग्लिश में बता देता हूं भाई। यूनियन लिस्ट है ये तुम्हारा स्टेट लिस्ट है, इसके अलावा एक है ये कंकरेंट लिस्ट है। तो संविधान को पता था कि भाई स्टेट और सेंटर में लड़ाई हो सकती है, तो स्टेट सेंटर में लड़ाई ना हो पाए तो क्या होगा, उन्होंने कह दिया भाई देखो, एक तो रहेगी यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट के अंदर जो जो टॉपिक लिखे रहेंगे, इसके अंदर कुछ टॉपिक लिखे रहेंगे, इस टॉपिक का अधिकार, इस टॉपिक के ऊपर निर्णय लेने का अधिकार जो होगा सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को होगा, और इसके लिए जो नियम बनाए जाएंगे वो केवल कौन बनाएगी, वो बनाएगी हमारी संसद बनाएगी सिर्फ और सिर्फ। कुछ विषय ऐसे भी लिए गए जो कहां से लिए गए, राज्य सूची से लिए गए, जैसे कि कानून व्यवस्था वगैरह, सिंचाई विभाग वगैरह। तो कुछ पावर ऐसी थी जो किसको दी गई, राज्य को दी गई। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी थी जो दोनों को देनी जानी बहुत जरूरी थी। ठीक है, तो जिसके ऊपर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं उन्हें कहा गया क्या, कंकरेंट लिस्ट कहा गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो, रेल मंत्री। अब रेल मंत्री क्या पूरे देश का एक ही होता है, किसी स्टेट के पास रेल मंत्री नहीं होता। रेल मंत्री, विदेश मंत्री, तो ये पूरे देश का होता है एक बार में। इसका मतलब रेल मंत्रालय या फिर तुम्हारा जो विदेश मंत्रालय है वो किसका विषय है, वो संघ सूची का विषय है। सिंचाई विभाग, कानून व्यवस्था, ये रेल इसका विभाग है राज्य सूची का। कंकरेंट लिस्ट में क्या आता है, स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ आता है, एजुकेशन आता है। जैसे आप देखोगे देश का शिक्षा मंत्री का अलग होता है और हर राज्य का भी अपना अपना शिक्षा मंत्री रहेगा। देश का एक स्वास्थ्य मंत्री रहेगा, हर राज्य का भी अपना अपना एक स्वास्थ्य मंत्री रहेगा। तो ये तीन लिस्ट बना के क्या किया गया, सेपरेशन ऑफ पावर कर दी गई। ठीक है, यानी इंडिया में स्टेट की पावर अलग कर दी गई और सेंटर की पावर अलग कर दी गई। लेकिन मैंने जैसा बताया आपको, जब तक सेम सरकार रही स्टेट में और सेंटर में तब तक तो मामला ठीक चलता रहा। जैसे ही दूसरी सरकार बनने लग गई तभी क्या हुआ, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होने लग गए। लड़ाई झगड़े हुए क्यों, अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे भाई लड़ाई झगड़े का कारण क्या था। केंद्र और राज्य में संबंध, जब हम बात करते हैं केंद्र और राज्य, ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करता हूं जब मैं बात करता हूं किसकी, सेंटर स्टेट रिलेशन की, तो सेंटर स्टेट रिलेशन बनाने के लिए भाई यूनियन लिस्ट तो बनाई गई थी, लेकिन कई सारे मुद्दों के ऊपर क्या है, प्रॉब्लम आने लग गई। प्रॉब्लम क्या आने लग गई, सबसे पहली प्रॉब्लम और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसको लेकर के आती है, आप भी आजकल भी देखते होंगे, वो है गवर्नर। गवर्नर का जो पद है ये एक लड़ाई का विषय बन गया। ठीक है, अब केंद्र में जिसकी सरकार होती है, जिसकी केंद्र में सरकार है, केंद्र सरकार ये डिसाइड करती है कि किस राज्य में कौन सा गवर्नर होना चाहिए। ठीक है, किस राज्य में कौन सा गवर्नर होना चाहिए, कौन डिसाइड करेगा, तो केंद्र सरकार डिसाइड करेगी उसमें। अच्छा, उस राज्य का गवर्नर बनाना उस राज्य से पूछना ही नहीं है, केंद्र सरकार जिसको चाहेगी XYZ उठाया वहां बना दिया। जैसे आप देखोगे आनंदीबेन पटेल, अब गुजरात की आनंदीबेन पटेल है, गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, उनको लाके उत्तर प्रदेश का बना दिया क्या, गवर्नर बना दिया। तो अगर सर ये गवर्नर खुद चुनना होता, क्या किसी को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ऐसे नहीं बनाया जा सकता ना। तो गवर्नर का पद एक, अच्छा गवर्नर मामलों में गवर्नर की वैल्यू लगभग समझ लो कि आप किसी भी राज्य के अंदर वही होती है जो हमारे देश के राष्ट्रपति की होती है। बहुत सारे कानून वगैरह जो है ये रोक सकता है अपने दम पर। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। नहीं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला पद जो है वो गवर्नर का पद है, जिसकी वजह से लड़ाई हो सकती है किसमें, सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई हो जाती है। ठीक है, दूसरा जो पद बनता है यहाँ पर, दूसरा जो कारण बनता है वो बनते हैं तुम्हारे आपदा, आपातकालीन आपातकालीन उपबंध। इसका मतलब इमरजेंसी पावर। क्या होता है ये होती है हमारी इमरजेंसी पावर।
ये होती है इमरजेंसी पावर, ठीक है। अब इमरजेंसी पावर का क्या मतलब हो गया भाई? इमरजेंसी पावर का मतलब ये हो गया कि हमको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक आर्टिकल होता है 356, ठीक है, एक आर्टिकल 356। ये आर्टिकल 356 क्या करता है? ये राइट देता है केंद्र सरकार को, इस बात का अधिकार है कि वो किसी भी राज्य में अगर आर्टिकल 356 लगा देगी ना, तो समझ लो कि वहां पर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन आ जाएगा। सरकार वहां भले किसी की भी हो, सरकार तुरंत बर्खास्त हो जाएगी और वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और वो राज्य अपने आप केंद्र के अंडर में आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत भयंकर तरीके से इसका दुरुपयोग हुआ, बहुत। अब राज्य कहने को बोल देगा हमारे यहाँ कुछ भी हो रहा है, तो सेंटर वाले क्या करते हैं, 356 लगा देंगे। तो इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग, मिस यूज होने लग गया। और आमतौर पे जो सेंटर में इसकी सरकार होती है ना, वो हमेशा दूसरी सरकार के ऊपर लगा देगा हमेशा ये, ठीक है। एक तो ये भी बन गया। दूसरा जो है टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो कर का वितरण है, इसके अंदर जो कर का वितरण हो रहा है, ये भी क्या हुआ, एक इश्यू बन गया। करों का वितरण बन गया कई बार इश्यू। अब करों का जो वितरण इश्यू बन जाता है तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो भी टैक्स इकट्ठा होता है, किसी भी स्टेट के अंदर टैक्स इकट्ठा हो रहा है, तो उसका बंटवारा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ अलग जाएगा और स्टेट के पास कुछ अलग जाएगा। अब करों का बंटवारा इस प्रकार से किया गया है कि मैक्सिमम टैक्स चला जाता है सेंटर के पास, स्टेट के पास बचता है बहुत ज्यादा थोड़ा टैक्स, ठीक है। स्टेट के पास क्या होता है, बहुत थोड़ा टैक्स बच जाता है। अब जब बहुत थोड़ा टैक्स बच गया तो उसमें क्या हुआ, स्टेट चलेगा कैसे? तो एक्चुअली में स्टेट को निर्भर रहना पड़ता है कि सेंटर कुछ पैसा भेजेगा तो हम अपने राज्य में कोई विकास कार्य करेंगे। तो जब विकास कार्य करने की बात आती है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस तरीके से समझ लीजिए कि कोई राज्य है, अगर सेंटर ये चाह ले कि भाई ये इस बंदे को पैसा ना मिलने पाए, तो वो बहुत तरीके से फंसा सकते हैं उसको कि इसे पैसा ना मिलने पाए, ठीक है। तो ये इश्यू कहा जाता है, टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी इसके अंदर एक इश्यू है। तो ये मोटे मोटे 3 पद हैं, मतलब 3 परेशानियां हैं जिसकी वजह से कई बार सेंटर और स्टेट में लड़ाइयां हो जाती हैं। तो सेंटर और स्टेट में मामला सही बना रहे, सेंटर स्टेट रिलेशन को सही बनाने के लिए कई सारे कमीशन बनाए गए, जिनके आप नाम या सरकारिया कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरकारिया कमीशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इंदिरा गांधी के टाइम पे बनाया गया था, सॉरी इंदिरा गांधी के टाइम के बाद, इंदिरा गांधी के टाइम पे यहाँ बनाया, 1984 से पहले ही बन गया था, सही बात है। राजमन्नार, राजमन्नार बना था। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आया था, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आया था। पुंछी आयोग आया था, ठीक है। तो सेंटर स्टेट रिलेशन को सुधारने के लिए सारे प्रस्ताव आए थे, ठीक है। और सेंटर और स्टेट में क्या हो, बात होती रहे, लगातार कोऑर्डिनेशन अच्छा होता रहे, इसके लिए एक अंतरराज्यीय परिषद भी बनाई गई है। अंतरराज्यीय परिषद, इसे बोलते हैं इंटर स्टेट काउंसिल। इसे क्या बोलते हैं, इसे इंटर स्टेट काउंसिल बोलते हैं। और ये किसमें बनी है, आर्टिकल 263 के अंदर बनी हुई है, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। आर्टिकल 263 के अंदर क्या किया गया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई इंटर स्टेट काउंसिल बना दी गई, और कई सारी इंटर स्टेट काउंसिल बने। एक तरह के जो साउथ के स्टेट्स हैं उनका एक ग्रुप बना के इंटर स्टेट काउंसिल का, उनकी कॉमन समस्याओं का समाधान किया जा सके। ऐसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, उनको मिला करके क्या किया गया, एक सेंटर का बंदा जाके बैठेगा, उनका एक इंटर स्टेट काउंसिल बन जाएगा, ताकि उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सके, उनकी प्रॉब्लम क्या, वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इस बात को समझा जा सके, ठीक है। तो ये हो गई बात। अच्छा, कभी भी ध्यान रखना कि अगर कभी भी सेंटर में और स्टेट में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर हो जाता है तो ये केस हमेशा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा, ठीक है। अगर कभी स्टेट स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, 2 स्टेट्स हैं मान लो, उनमें कुछ आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, स्टेट स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट हो गया,
तो ये भी कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन है, हमारे संविधान का आर्टिकल 262 ये कहता है कि स्टेट स्टेट कॉन्फ्लिक्ट तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, लेकिन अगर ये वाटर प्रॉब्लम है, अगर ये वाटर कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं आएगा, तो ये स्टेट हाई कोर्ट ही खुल जाएगा फिर उसको। बहुत सारे स्टेट्स में ये सब प्रॉब्लम चलती रहती है, ठीक है। जैसे भी आप देखोगे यूपी का जो वेस्टर्न यूपी वाला एरिया है, वो लोग कह रहे हैं हमको एक अलग देश बनाओ, मतलब देश बनाओगे अलग राज्य बनाओ, हरित प्रदेश बनना है उनको, ठीक है। तो वो ऐसा मानते हैं ले दे करके। तो ये सारे कई सारे इश्यूज हैं। ऐसे मैं आपको बता दूं, ये मैंने कॉन्फ्लिक्ट के इश्यू बताए थे ना आपको, ये वाले कहाँ चला गया, ये कॉन्फ्लिक्ट के इश्यू। इसके अंदर और भी कई सारे इश्यूज आप जोड़ सकते हो। अचानक मुझे याद आ गया, बता देता हूँ। देखो इसके अंदर एक इश्यू ये भी है कि जो अभी मैंने बताया था ना कि हमारे लिस्ट में कंकरेंट लिस्ट भी होती है। अब कंकरेंट लिस्ट कैसी लिस्ट बताई मैंने, जिसके अंदर ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जिसके ऊपर सेंटर भी कानून बनाती है, जिसके ऊपर स्टेट भी कानून बनाता है, ठीक है। अगर सेंटर और स्टेट दोनों ही उसके ऊपर कानून बना रहे हैं तो क्या होता है, मान लीजिए देश के शिक्षा मंत्री ने कोई फैसला लिया, किसी राज्य के शिक्षा मंत्री ने कोई फैसला ले लिया, जब दोनों की बातें बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो उस केस में क्या होता है, सेंटर की बात मानी जाती है, ठीक है। ये भी एक प्रॉब्लम रहती है। दूसरी बात, एक होती है रेजिडुअल पावर, एक चीज होती है कहते हैं रेजिडुअल पावर। रेजिडुअल पावर यानी हिंदी में कहते हैं इसे अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? अवशिष्ट शक्तियां, मान लीजिए कल को कोई ऐसा सब्जेक्ट बाहर निकल करके आता है जिस सब्जेक्ट के अंदर क्या डिसीजन लेना है ये जो है पता ही नहीं है। क्या है ये? इसका पता ही नहीं है, मतलब संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है। कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई संविधान में कहीं लिखी नहीं है, किसी राज्य से जुड़ी हुई है, लेकिन वो तो ऐसे केस में राज्य की बात नहीं मानी जाती, सेंटर की बात मान ली जाती है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज है जिसके ऊपर स्टेट कई बार आपत्ति करते हैं कि हमको कमजोर बनाया जा रहा है, एक तरीके से तानाशाही चल रही है, तो सेंटर ही जो चाह रहा है वही हो रहा है। भाई आप बिना मर्जी गवर्नर बना दे रहे हो, टैक्स का पैसा अपनी मनमानी से लेके चले जा रहे हो, ठीक है। रूल जो है जब चाहो तब बना दो, जब चाहो तब इमरजेंसी लगा दोगे थोड़ी मोड़ी बात करके भी, ठीक है। और सेंटर को कौन बोलता है इमरजेंसी लगाने के लिए? बोलेगा गवर्नर। कौन बोलेगा? गवर्नर बोलेगा। अब गवर्नर है उसी पार्टी का जिसका सेंटर में सरकार है जिसकी, तो गवर्नर को जब वो थोड़ा ऑर्डर कर देंगे, बोल देगा भाई लगाओ जरा यहाँ पर। जम्मू कश्मीर में यही हुआ था, ठीक है। तो ऐसे, लेकिन हालांकि गवर्नर भी कोई इतना मूर्ख नहीं होता कि बिना वजह बोल देगा, कोई ना कोई कारण वहां जनरेट हो जाना चाहिए। तब गवर्नर इस बात की कहते हैं, अनुशंसा करते हैं राष्ट्रपति से कि भाई राष्ट्रपति जी शासन लगा दो, यहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक नहीं चल रही यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है वो कुछ स्टेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ छोटी छोटी मोटी मोटी बातें थी जिससे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इन सब बातों का। इसके बाद कुछ और टॉपिक बनते हैं, कुछ और क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि इलेक्शन कमीशन के बारे में या इलेक्शन पैटर्न, चुनाव का जो तरीका है इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। तो हम सबको पता है कि हमारे देश में क्या इलेक्शन कमीशन है, इसे हम चुनाव आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग क्या करता है भाई? सबसे पहले बता, सारे चुनाव करवाएगा, छोटा बड़े से बड़ा चुनाव करवाएगा, उनकी डेट डिसाइड करेगा भाई कब चुनाव होने हैं, कब चुनाव होंगे, कब तक आप चुनाव प्रचार कर सकते हो, कौन सा कैंडिडेट चुनाव लड़ सकता है, किस पार्टी का कौन सा सिंबल हो सकता है, इसकी काउंटिंग किस दिन होगी और रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा काउंटिंग करके। ये सारी बातें चुनाव आयोग के कंट्रोल में होती हैं, ठीक है। चुनाव आयोग 3 लोगों से मिलकर बनता है, 2 तो चुनाव आयुक्त होते हैं, 2 क्या होते हैं? चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। एक क्या होता है? एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, हमेशा ध्यान रखना है इस बात का। तो 3 लोगों से मिलके क्या होता है, पूरा हमारा इलेक्शन कमीशन, पूरी बॉडी, 3 लोग ही नहीं होते, मतलब 3 तो सुपरवाइजर लोग हैं, सबसे हेड लोग होंगे, यही 3 मिलके जहां तक बातें डिसाइड करते हैं, नीचे वाले केवल इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं उन बातों को, ठीक है। अब ये जो है हमारे देश में धीरे धीरे कुछ चेंज लाते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के अंदर जो राज्यों में चुनाव होता है, राज्यों में चुनाव में परेशानियां क्या है, आज अगर हम बात करें पॉलिटिक्स में क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या होती है प्रॉब्लम,
सबसे पहली बात, हमारे आज की जो पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिक्स में परिवारवाद बहुत ज्यादा है। क्या है? परिवारवाद, नेपोटिज्म जिसे आप कह सकते हो। नेपोटिज्म, परिवारवाद बहुत ज्यादा है। मुख्यमंत्री है तो उसका बेटा ही मुख्यमंत्री बन रहा है। जैसे बिहार है अपना, मुख्यमंत्री जी हैं, उनके बेटा ही मुख्यमंत्री बन रहा है फिर वो, ठीक है। मतलब पूरा योग्य व्यक्ति अब कोई रह नहीं गया है वहां पर। यूपी है तो उनके एक मुलायम सिंह यादव जी थे, तो उनके बेटे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए उसके बाद, ठीक है। तमिलनाडु चले जाओगे आप तो इससे पहले करुणानिधि जी थे, अब उनके बेटे स्टैलिन जो है वो मुख्यमंत्री बन गए हैं फिलहाल अब। तो ऐसे बेटे ही जस्ट बन जाते हैं वहां पर जाकर के। ये हिसाब किताब स्टेट में बहुत ज्यादा चलता है, ठीक है। तो एक तो परिवारवाद, दूसरा ये भ्रष्टाचार, ठीक है, करप्शन। करप्शन का इश्यू एक बहुत बड़ा इश्यू है गांव में तो, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब जो नॉर्थ इंडिया में तो इतना ज्यादा चलता है ना करप्शन, ठीक है। करप्शन के अलावा और कौन सा इश्यू है जो इसके अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट? मसल पावर, ठीक है, शक्ति, मसल पावर, ठीक है। मसल पावर का बहुत ज्यादा मिस यूज होता है, यूज नहीं होता, मिस यूज होता है। कई बार कई पार्टियां किसी बाहुबली या गुंडे टाइप के नेता को टिकट दे देती हैं, क्योंकि पता एरिया में अपनी उसकी धमक अच्छी है तो भाई जीत ही जाएगा जाकर के, ठीक है। तो ये प्रैक्टिसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक। दूसरा ये है कि फ्री बीज, ठीक है, मुफ्त खोरी इसे कहते हैं। पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ वोट के लिए क्या करती हैं? बांटना शुरू कर देंगी अननेसेसरी, ठीक है। तो उससे क्या होता है, देश की ये नहीं सोचेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उनका ये है कि भाई भाई जीत जाए किसी तरीके से, ठीक है। तो मुफ्तखोरी भी एक बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके अलावा जो एक मेन प्रॉब्लम हो सकता है परिवारवाद हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, शक्ति हो गया, फ्री बीज हो गए, और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये तुम्हारा कास्टिज्म यानी जातिवाद। किसी किसी क्षेत्र में क्या होता है, एक पर्टिकुलर जाति को लोग अपने क्षेत्र अपने फेवर में लामबंद करने की कोशिश करते हैं। तो ये समस्याएं हैं, ये क्या है, ये समस्याएं हैं भारत के चुनाव के अंदर, इलेक्शन के अंदर ये सारी दिक्कतें आती रहती हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली समस्याएं आती रहती हैं। भारत के चुनाव आयोग ने बहुत ही बेहतर चुनाव आयोग है, ठीक है। और इसने पिछले सालों में, कुछ सालों में, कई सालों में इनफैक्ट कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा सुधार किए हैं भारत के अंदर। अगर बात की जाए सुधार आयोग की तो क्या क्या इसने सुधार किए हैं? पहली बात तो आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड बनाया है, पहचान पत्र यानी कि मतदाता पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र ये बनाए गए। मतदाता पहचान पत्र के अलावा और क्या काम किया गया है? ईवीएम्स, पहले होता था कि भाई बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी, जो गुंडे टाइप की बाहुबली, वो बैलेट पेपर गायब हो जाया करते थे पूरे के पूरे, ठीक है। अब उसको बचाना बड़ा मुश्किल, ईवीएम को सिक्योर करना काफी इजी रहता है, ठीक है। ईवीएम डालना शुरू कर दिया, ठीक है। जो अवेयरनेस, जागरूकता, ईवीएम्स मतलब ईवीएम कह रहा हूं, सॉरी, इलेक्शन कमीशन जो है इसने जागरूकता अभियान बहुत अच्छा चलाया है दुनिया, मतलब देश में अपने। इससे लोग वोट डालने के लिए आने लग गए, लोगों को वोट की समझ आने लग गई, ठीक है। और ईवीएम्स ने, मतलब इन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने अपनी टीम बनानी शुरू कर दी। टीम क्या करती है, वो घूमती रहती है एरियाज में। जब किसी नेता का भाषण होगा तो वहां पर कुछ बंदे चुपके से उसके घूम रहे होंगे, पता नहीं होता नेता को, ठीक है। अब वो जैसे अगर उस नेता ने कोई ऐसी बात बोल दी कि किसी जाति को टारगेट कर दिया, किसी एक धर्म को टारगेट कर दिया, ठीक है, तुरंत, या फिर उसने कोई फ्री का लालच दिया कि हमारे में ऐसा हो जाएगा, इतना पैसा दे देंगे, ऐसा कुछ बोलने की कोशिश करी, तो फिर समझ लो कि इलेक्शन कमीशन तुरंत एक्शन ले लेता है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो इलेक्शन कमीशन ने धीरे धीरे भारत में सुधार भी किया है। तो ये एक मोटा मोटा वो टॉपिक था जो
जिसके बारे में अगर आपको पता होगा, इतनी बातें अगर आपको पता है, तो मान के चलो आप पेपर के अंदर कुछ ना कुछ समथिंग लिख करके आओगे और अच्छा लिख करके आओगे। अब इसके एक्स वाई जेड तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ लिख ही दोगे, है ना। मैंने कई बार कहा है कि भारत के विद्यार्थी इतने होनहार होते हैं, जिस विषय के बारे में उनको कुछ भी नहीं आता उसके बारे में 2-3 पेज लिख डालते हैं, ठीक है। तो अगर इतनी बातें पता रहेगी तो आप पेपर बहुत अच्छा करके आओगे, बहुत जबरदस्त करके आओगे, ठीक है। बाकी आपके लिए मैंने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश में भी हिंदी में भी, उसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, उस पर जाइए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए बड़े आराम से, ठीक है। चैनल को अगर लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। सारे जितने भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड टॉपिक हैं, ठीक है, डिटेल में भी लेकर के आएंगे इनका वीडियो, और ऐसे वन शॉट वीडियोस भी लाते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लाते रहेंगे, और जो कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तो वो भी आपके पास तक भेजते रहेंगे, ठीक है। चैनल को भाई लाइक कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी जगह पे, तब तक के लिए नमस्कार।